ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु के समूह को हटा करके ही दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आता है, तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl, यहाँ एक H को हटाकर यहाँ क्लोरीन आ रहा है, तो यह अभिक्रिया क्या हुई? आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। तो जिसमें किसी परमाणु या परमाणु के समूह को हटा करके ही दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आता है, तो उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ ये समझना है कि जो एल्केन समूह होता है, जिसको पैराफिन भी कहते हैं, या हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन समूह होता है, उसी तथ्य को विशेष याद रखना होगा कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। जैसे CH4 होगा, C2H6 होगा, तो आपको ये देखा होगा निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो जवाब होगा कि एल्केन अगर उसमें होगा तो एल्केन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। विशेष तरह से वहीं से पूछा जाता है, लेकिन कोई समीकरण भी देख रहे हैं तो देखिएगा किसी को हटा करके जब दूसरा आ रहा है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक ना। जैसे आपका CuSO4 प्लस Fe है, तो यहाँ पर भी अगर FeSO4 प्लस Cu, ऐसे भी इसको हटा करके Fe आ रहा है, तो ये भी क्या है? आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो प्रतिस्थापन में हटा करके ही आना है। वैसे तो इस अभिक्रिया को भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में शामिल किया जा सकता है। जैसे C2H5 Br प्लस KCN, तो C2H5Cn प्लस KBr, ऐसे में भी इसको आपका Cn हटा करके Br को और आ रहा है और ये इसके साथ जा रहा है, तो ये भी अभिक्रिया यहाँ प्रतिस्थापन की में अगर लिया जाएगा तो ये भी एग्जाम्पल प्रतिस्थापन अभिक्रिया का होगा। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझ गए, लेकिन ध्यान रखना होगा कि एल्केन की यह प्रॉपर्टी होती है कि एल्केन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, यही यहाँ समझना था। उसी प्रकार एल्कीन और एल्काइन, यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो ध्यान रखना होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं, आपका एल्केन भी कहते हैं, तो वो आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और जो असंतृप्त जैसे एल्कीन और एल्काइन, ठीक ना, तो एल्कीन और एल्काइन क्या देते हैं? योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जैसे C2H4 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल की उपस्थिति में इसको जुड़ जाता है और C2H6 बनाता है, तो यह अभिक्रिया क्या है? आपका यह योगात्मक अभिक्रिया है। तो उसी यानी कहने का मतलब कि जो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, और एल्केन क्या होते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। उसी प्रकार C2H2 होगा प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल में ही की उपस्थिति में ये C2H4 बनाता है। इस प्रकार एल्कीन और एल्काइन क्या देते हैं? आपको योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे C+O2, जिसमें दो जोड़ करके गई CO2 बना रहे हैं, H2 प्लस O आपका 2H2 प्लस O2 2H2O, तो जहाँ ये जुड़ करके एक ही उत्पाद बन रहे हैं, तो ये क्या होगा? वो भी योगात्मक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होगा। तो समझ गए? तो योगात्मक अभिक्रिया मतलब जिसमें एकल उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर के एकल, अगर रासायनिक समीकरण के दाहिनी तरफ एक ही यौगिक दिखाई देगा तो वो निश्चित रूप से योगात्मक अभिक्रिया होगी, ठीक ना। लेकिन यह याद रखना है कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं? वो आपको योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, और एल्केन क्या देते हैं? आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब एक चीज बार बार आपसे पूछा जाए, जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो कुछ अभिक्रिया ऐसी भी होती है जो दोनों दिशाओं में संपादित होती है, और उसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और जो केवल एक ही दिशा में होगी, जैसे अभी देख रहे थे, तो वो एक ही दिशा में संपादित होगी, बैक में पीछे की तरफ वापस नहीं आएगी, तो वह आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन जो दोनों दिशाओं में संपन्न होने की संभावना होती है, उसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन के मतलब कि कोई भी पदार्थ
जब उसके भौतिक कारक जैसे ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन किया जाता है, तो यदि दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाता है और पुनः वो भौतिक जिसमें परिवर्तन करके वो दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, अगर वो हटा दिया जाए तो पुनः वो अगर पुनः आपका पूर्व अवस्था में, यानी जो आपको अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, वो पुनः जुट करके पुनः उस अभिकारक को बनाने की क्षमता रखते हैं, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना होगा कि वियोजन अभिक्रिया ही उत्क्रमणीय होती है, चाहे उसमें वियोजन हो और चाहे आयनिक वियोजन हो आपका। तो उसमें वियोजन के मतलब कि ऊष्मा के प्रभाव में जब दो या दो से अधिक भागों में टूटती है और पुनः वो जुट करके क्या होगी, वही आपको मूल पदार्थ बना लेगी, तो यह आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। उसी प्रकार आपको आयनिक वियोजन के मतलब कि अगर जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में जब आपको वैद्युत भट्ट पदार्थों को डालते हैं तो वह आपको धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार ये दो अलग घटकों में टूट जाते हैं। इस घटना को ही आयनिक वियोजन कहते हैं। जैसे HCl होगा, अगर जल में डाला जाएगा तो H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा, तो यह आपको आयनिक वियोजन का एग्जाम्पल होगा। फिर वो आपका अगर वो जल को हटा दिया जाएगा तो पुनः वो आपको पूर्व अवस्था में वो प्राप्त हो सकता है, तो इससे है। लेकिन आपको जो ऊष्मीय वियोजन है वो उसी पर आपका आसान है उसको रिवर्ट करना। जैसे NH4Cl है, गर्म करते हैं तो NH3 प्लस HCl ऐसे करके वियोजित हो जाता है। तो जिसमें ऐसे करके तीर अगर दिया जाए, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे तीर भी नहीं, ऐसे भी याद रखना पड़ता है उत्क्रमणीय कुछ एग्जाम्पलों को। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार आपका 2HI है, H2 प्लस I2, ठीक ना, ये भी क्या है, उत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2 और एक देगा N2O4 और 2NO2, ऐसे करके इसका कन्वर्जन में होता रहता है। तो ये सब क्या है, उत्क्रमणीय आपको अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ यह ऊष्मीय वियोजन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ऊष्मा के प्रभाव में अभिक्रिया संपादित होती है, तो क्या होगा, इसको ऊष्मीय वियोजन कह सकते हैं। लेकिन यह उत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार N2 प्लस 3H2 2NH3, ये सब क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल हैं और आपको ऊष्मीय वियोजन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये उसमें वियोजन का नहीं होगा लास्ट वाला, ये तो आपको अलग हो जाएगा, ठीक ना। ये उत्क्रमणीय एग्जाम्पल में शामिल कर दिए, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ये सब एग्जाम्पल है। उसी प्रकार आपको कई और भी एग्जाम्पल उत्क्रमणीय, जैसे उत्क्रमणीय के हो सकते हैं हट करके, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी आपको परीक्षा में आपके लेवल में पूछ जाएगी। तो जैसे आपका C2H5OH है और प्लस CH3COOH है और बनता है C2H5COOCH3, यानी एथिल एसीटेट कह दीजिए। और आपका यानी ये घटक आपको प्लस H2O, तो ऐसे करके बनता है। तो ये क्या है आपका, ये भी आपको दो तरफा चलती है, तो ये भी क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ये सब आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और सामान्य जो अभिक्रिया दिख रही है वो क्या है, आपका अनुत्क्रमणीय है। तो इस तरह से आपका समझ गए ना। आयनिक वियोजन में जैसे आपको जल में जो आयनों में टूट जाते हैं, वही क्या है, आपको आयनिक वियोजन का एग्जाम्पल होगा। जो समांतर से आप जानते हैं, जैसे HCl है, आपको कई ऐसे पदार्थ हैं जो जल में NaOH है, तो NaCl है, ये आयनों में टूट जाते हैं और इसी आयनों में टूटने की घटना ही क्या होती है, आपको आयनिक वियोजन कहलाती है। अब देखिए वियोजन में क्या पता है कि जिसके गर्म कर रहे हैं, जो भौतिक कारक परिवर्तन करने से वो टूट रहे हैं, और उसको हटा दीजिएगा तो पुनः जुटने की संभावना हो सकती है, तो आपको वो वियोजन कहलाएगा। और अपघटन के मतलब कि वो टूट गए तो हमेशा हमेशा के लिए टूट गए, तो वह अभिक्रिया क्या होगी, दो या दो से अधिक में टूटे तो हमेशा के लिए वो टूट जाते हैं, तो आपको अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2KClO3, ये आपको टूट करके 2KCl प्लस 3O2 ऐसे करके ये हमेशा के लिए। उसी प्रकार CaCO3 CaO
प्लस CO2। हाँ, इसमें तो ध्यान रखना है, ये बंद पात्र में अभिक्रिया होती है तब तो ये वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, और खुला पात्र में होगा तो ये अपघटन का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ अब दिया रहेगा कि बंद पात्र में हो रही है कि खुले पात्र में हो रही है। अगर खुले पात्र में होगी तो क्या होगा, आपका अपघटन का एग्जाम्पल होगा, और बंद पात्र में होगा तो क्या होगा, यह वियोजन का एग्जाम्पल हो जाता है। उसी प्रकार HGO है, ये भी टूट जाता है, मरकरी गर्म करने पर मरकरी अलग हो जाती है, ऑक्सीजन इससे अलग हो जाता है। तो ये अभिक्रिया किसका है, अपघटन के एग्जाम्पल हैं। अपघटन के मतलब कि दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाते हैं, उसी को अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये विशेष ऐसे 2KClO3 2KCl + 3O2 ये आपको अपघटन के एग्जाम्पल हैं। ये आपको वियोजन का इसके पहले लिखे थे। तो ये सब अभिक्रिया हैं, प्रतिस्थापन, योगात्मक अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और भी हो जिसमें आपका उभय अपघटन कहते हैं, ठीक ना, या आपका उसको द्वि अपघटन भी कह देते हैं। तो द्वि अपघटन या उभय अपघटन, तो उभय अपघटन माने अब आपको आयनों की विनिमय अदला बदली होती है। जैसे आपका BaCl2 + H2SO4, यहाँ बन जाएगा BaSO4 + 2HCl। इसमें इसका घटक इसमें जा रहा है, इसका घटक इसके साथ जा रहा है। तो जहाँ आयन या परमाणु का विनिमय होता है, अदला बदली हो जाता है, देखिएगा इसमें से उसमें चला गया है, उसमें से इसमें चला गया है, तो ये क्या होगा, उसी को द्वि अपघटन या उभय अपघटन कह सकते हैं। उसी प्रकार आपका AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3, ये भी क्या है आपका उभय अपघटन का एग्जाम्पल है। ऐसे कई एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जिसमें अदला बदली देख लीजिएगा तो क्या होगा, आपका उभय अपघटन होगा। इस प्रकार आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया और उभय अपघटन अभिक्रिया देखे। एक अगर वैद्युत के प्रभाव में अपघटन होता है तो वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे आपका अगर जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल अपने अवयव H2 और O2 में वियोजित हो जाता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपको उभय अपघटन कहलाती है। तो हमें उम्मीद है कि इसके विषय में आप समझ लिए। अब इसमें से जो समझना है वो विशेष तरह से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के विषय में समझना है। ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होती है, तो पहला इसमें पॉइंट होता है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन से संयोग हो। नंबर 2 हाइड्रोजन का अलग होना। नंबर 3 ऋण विद्युत तत्वों या अधातु भी कह सकते हैं, अधातु ऋण विद्युत तत्व, अधातु की वृद्धि होना। और चौथा कह सकते हैं कि धन विद्युतीय तत्व या धातु की कमी होना। अगर ये 4 घटनाएं हो रही है तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है, यानी या तो ऑक्सीजन के साथ संयोग हो, या हाइड्रोजन अलग हो, या ऋण तत्वों या धातुओं की वृद्धि हो, या धन तत्व या धातु की कमी हो, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, लड़के यहाँ कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इस पे तो ऑक्सीजन के संयोग तो बता देंगे कि जैसे C+O2 CO2 हो रहा है, Mg+O2 2Mg+O2 2MgO। तो जहाँ ऑक्सीजन के संयोग तो उन्हें दिक्कत नहीं आती कि ऑक्सीजन के संयोग होगा तो ऑक्सीकरण तो क्लियर हो जाएगा। ये इसके बाद अगर हाइड्रोजन अलग भी होती है तो तो वहाँ पर भी आपको क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे 4HCl + MnO2 MnCl2 +
MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर भी इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का अलग हो रहा है। तो वो हाइड्रोजन अलग होता है तो भी आपको ऑक्सीकरण होता है, या ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि भी होती है तो ऑक्सीकरण होता है। जैसे आपका FeCl2 तो 2FeCl2 प्लस Cl2 2FeCl3, यहाँ भी ऋणात्मक तत्व इसमें बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका आपको ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। तो उसी प्रकार आपको टू FeSO4 प्लस 3H2SO4 आपको बनता है 2H2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2H2O प्लस SO2। तो इस प्रकार आपको ऐसी अभिक्रिया देख रहे हैं जिसमें इसमें Fe के साथ ऋणात्मक तत्व की वृद्धि हो रही है। तो जब ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि देखेंगे तो वहाँ पर भी आप ऑक्सीकरण का जवाब बताएंगे, जहाँ ऋणात्मक तत्व वृद्धि होगी। या धन तत्वों की कमी भी होती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपको ऑक्सीकरण होता है। क्या बताया, धन तत्वों की कमी।